नाइन्थ में पढ़ने वाले छात्र ने हत्या कर दी। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, सभ्य समाज के लिए रेड सिग्नल है। मेरे बच्चे की जो हत्या हुई है उसके लिए मैं समझो गुजरात गवर्नमेंट को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भाई हमको पूरा जस्टिस हमको मिलना चाहिए। जितने भी स्कूल को धंधा बना रखे वो सब स्कूलें बंद होनी चाहिए। स्कूल में प्रिंसिपल सर को बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे चक्कू लेके आते हैं। बच्चों से पूछा गया तुम चक्कू लेके स्कूल में क्यों आ रहे, तो बोलते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। अरे स्कूल में सेल्फ डिफेंस। और स्कूल के प्रति माँ बाप को और पूरे समाज को काफी आक्रोश था। जब तक गांधी विचार का मूल्यों का शिक्षा नहीं होगी, अहिंसा का पाठ नहीं होगा, बच्चों के मन में ये भाव नहीं जागृत करेंगे, तब तक मैं मानता हूँ कि ऐसी वारदातें बनती रहेंगी। पूरी दुनिया में टीनेजर्स को ये क्या हो रहा है। आज शो में बात होगी अहमदाबाद स्कूल स्टैबिंग केस की। इस केस की पूरी कहानी क्या है, आरोपी छात्र ने चैट में अपने दोस्त से क्या बात की चाकू मारने के बाद, ये सारी डिटेल्स जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि स्कूलों में इतनी बड़ी घटनाएं क्यों घट रही हैं, ऐसे अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। क्या पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजकर भी निश्चिंत नहीं रह सकते कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा, सुरक्षित शिकार बनने से और सुरक्षित आरोपी बनने से भी। इस खबर को विस्तार से जानने के बाद चलेंगे संसद। मॉनसून सत्र आज पूरा हुआ, आखिरी दिन की क्या गतिविधियां रहीं और इस पूरे सत्र में कितना काम हुआ, इसकी टोह लेंगे। इसके अलावा दिन की कुछ अन्य खबरों पर भी हम बात करेंगे। मैं हूं कुलदीप, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। ये सोशल मीडिया चैट आप पहले देखिए। भाई तुमने कुछ किया आज? हाँ। भाई तुमने चाकू मारा था? तेरे को किसने बोला? इसके बाद चैट आगे बढ़ती है, वो मर गया शायद। वो पूछता है कि हैं चाकू तूने मारा था? हाँ तो कौन था वैसे? नयन संतानी। अब जो हो गया वो हो गया। नयन संतानी गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला 15 साल का बच्चा, इसी शहर के 7th डे स्कूल में 10th क्लास में पढ़ता था। वो 19 अगस्त को इसी स्कूल के 9th क्लास के एक स्टूडेंट ने नयन को चाकू मार दिया था। घायल नयन को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां 19 तारीख की ही रात में उसकी मौत हो गई। ये जो चैट हमने आपको दिखाई, ये आरोपी छात्र और उसके एक दोस्त के बीच की चैट है। आरोपी छात्र को न तो इल्म है न गिल्ट। 9वीं का स्टूडेंट बच्चा होता है लेकिन अबोध नहीं होता। मरने मारने का, किसी का खून निकलने का बोध तो उसे आ ही जाता है, लेकिन आरोपी बच्चा कह रहा है कि जो हो गया वो हो गया। ये एड्रेस करने वाला इशू है तो करेंगे, लेकिन पहले अहमदाबाद में क्या क्या चल रहा है वो बता देते हैं। घटना के बाद से स्कूल और आसपास के इलाके में भारी तनाव है। 7th डे स्कूल के बाहर भारी पुलिस फोर्स है। विरोध में आसपास के बाजार तक 20 अगस्त को बंद रहे, 21 को भी कुछ ही दुकानें खुली। ये खोखरा नाम के इलाके की घटना है। इसके बाद मणिनगर और इसनपुर नाम के इलाके पड़ते हैं। यहाँ के लोग विरोध में हैं। 7th डे स्कूल ने भी सुरक्षा कारणों से स्कूल को अगले कुछ दिन तक बंद रखने का फैसला किया है। यहाँ के पेरेंट्स जाहिरन गुस्से में हैं। उनके सवाल पूरी तरह से सही हैं कि बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं कि स्कूल ध्यान रखेगा, लेकिन बच्चे स्कूल में चाकू लेकर आ रहे हैं, हमला कर रहे हैं और स्कूल को भनक तक नहीं लग रही। मेरी खुद की 2 बेटियां यहाँ पढ़ाई कर रही, एक 10वीं में एक 6ठी में। मेरी बेटी ने खुद लाइव देखा है ये, और वो जो कल रात से सोई नहीं है, उसका जो दर्द है, उसकी आंखों में जो डर खौफ है, वो आज से नहीं 15-20 दिन पहले भी ऐसी घटना हुई थी। अंजाम दिया जाता है, ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी लड़कियों को फंसाना, लड़कियों को मिडिल फिंगर दिखाना, गाली गलौज करना, ये तो कब से चल रहा है और मैंने 2-3 बार कंप्लेन भी की। लेकिन अब ये जो हो रहा है, शिक्षा के नाम पे धंधा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हेल्थ के नाम से 100-100 रुपए बच्चों से लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब जीवन की सुरक्षा नहीं तो हेल्थ के नाम से क्या झक मारते हो तुम लोग? स्कूल में प्रिंसिपल सर को बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे चक्कू लेके आते हैं। ये बात बहुत पहले से हमने बोला है। मेरे बेटे ने खुद ने देखा है कि स्कूल में बच्चे चक्कू लेके आते हैं। बच्चों से पूछा गया तुम चक्कू लेके स्कूल में क्यों आ रहे, तो बोलते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। अरे स्कूल में सेल्फ डिफेंस। मृतक बच्चे के पिता न्याय मांग रहे हैं, स्कूल पर सवाल उठा रहे हैं। मेरे बच्चे की जो हत्या हुई है उसके लिए मैं समझो गुजरात गवर्नमेंट को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भाई हमको पूरा जस्टिस हमको मिलना चाहिए। और गुजरात गवर्नमेंट हमारे साथ है, सब रिस्पांस अच्छी तरह से मिल रहा है और गुजरात पुलिस भी हमारे साथ में ही है, तो हमको सब जगह से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और हम ये अपेक्षा करते हैं भाई मेरे बच्चे की जो मौत हुई है उसका बलिदान
गलत नहीं जाना चाहिए, हमें पूरा पूरा न्याय चाहिए बस। राजनीति भी जोर पकड़ रही है। युवा कांग्रेस, NSUI, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मणिनगर और आसपास के इलाकों में बंद को समर्थन दिया और ये कहा, मानता हूं ऐसी वारदात से ध्यान में लेके सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए और साथ साथ में शाला कक्षा पे जब तक गांधी विचार का मूल्यों का शिक्षा नहीं होगी, अहिंसा का पाठ नहीं होगा, बच्चों के मन में ये भाव नहीं जागृत करेंगे, तब तक मैं मानता हूं कि ऐसी वारदातें बनती रहेगी। ये चिंता का विषय है, अकेले सारा संकुल का सुरक्षा का ही मुद्दा नहीं है, साथ साथ में कुल मिला के देखा जाए पूरी शिक्षा व्यवस्था में जो भी लोग जुड़े हैं नीतिगत रूप से, इसको भी ये सोचना चाहिए। मैं परिवार को फिर से सांत्वना देता हूं और इस केस को हम शिक्षा विभाग स्टडी करेंगे कि ये बच्चे लोगों में इतना क्राइम बढ़ रहा है, ये सभ्य समाज के लिए ये अच्छा नहीं। आज ये घटना निंदनीय है। पूरा शहर, गुजरात और भारत में सभी जगह पर ये समाचार सुनकर एक करुणा और दुख पहुंचता है। तो ये जिन्होंने एक हत्या की उसको तो सजा मिलेगी और पुलिस उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। सभी लोगों को मैं शांति रखने की अपील करता हूं। वहीं मृतक के गुस्साए परिजन और कुछ स्थानीय लोगों ने स्कूल परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। परिजनों ने पुलिस और स्कूल प्रशासन पर सबूत मिटाने का आरोप लगाया। वहां के हालात पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं स्थानीय पत्रकार। छात्रों और अभिभावकों में अभी भी गुस्सा है और लगातार उनका विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। हालांकि पुलिस ने पर्याप्त बंदोबस्त के साथ स्कूल के आसपास के इलाकों में जो है वो शांति बनाए रखने की अपील भी की है और अभी हालात जो है पुलिस के नियंत्रण में है। पर छात्रों और अभिभावकों का गुस्सा जो है अभी तक शांत नहीं हुआ। सूत्रों की माने तो पुलिस कह रही है कि स्कूल के खिलाफ जो है वो कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है, पर पुलिस सूत्र कह रहे हैं कि स्कूल की लापरवाही इस घटना में सामने आई है। अब उसमें किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है उस पर पुलिस भी विचार कर रही है। क्या जो है जिला शिक्षाधिकारी के तौर शिक्षा अधिकारी जो है उनके द्वारा कोई कार्रवाई होगी या पुलिस कोई कार्रवाई लेगी, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। पर अभी भी अभिभावकों और छात्रों की एक ही मांग है कि स्कूल के सामने कार्रवाई होनी चाहिए। 22 अगस्त तक जो है वो स्कूल बंद रहने वाला है, पर जिस तरह के हालात है उस स्थिति में लग नहीं रहा है कि सोमवार से पहले जो है स्कूल शुरू हो पाए। वैसे में देखना हुआ कि पुलिस प्रशासन और स्कूल प्रशासन साथ मिलकर किस तरीके से जो है इस गुत्थी को सुलझाते हैं और अभिभावकों को समझाते हैं कि वो अपने छात्रों को स्कूल भेजे। अहमदाबाद के जॉइंट सीपी जयपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि नाबालिग आरोपी छात्र को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ब्रजेश तोशी की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी छात्र के साथ उसी स्कूल में पढ़ने वाले एक दोस्त को भी हिरासत में लिया गया है। जुवेनाइल केस के तहत कानूनी कार्रवाई चल रही है, जांच जारी है। सबकी रजुआत सुनने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यूनानिमसली ये लोग कहना चाहते हैं कि पुलिस FIR ले जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, बोल रहे हैं अक्यूज अरेस्ट करें, ऑलरेडी हम अक्यूज ला चुके हैं। फिर इनका स्कूल प्रशासन के ऊपर कुछ आक्षेप है, तो हमने बोला आप डिटेल में हमको स्कूल प्रशासन पे जो आक्षेप है आप लिख के दीजिए, हम संबंधित जो सरकारी डिपार्टमेंट है, शिक्षा एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनको फॉरवर्ड करेंगे। पुलिस ने यह भी बताया कि जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। फॉरेंसिक टीम भी एक्टिव है। ACP अहमदाबाद कुणाल देसाई ने क्या बताया वो भी सुन लीजिए। सुबह से यहाँ को जो स्कूल है उसके बाहर पुलिस बंदोबस्त रखा हुआ है। कुछ पॉलिटिकल संगठन है, उनके जो कार्यकर्ता यहाँ विरोध करने आए थे उनको डिटेन किया गया है और पुलिस स्टेशन ले गया है। अभी यहाँ पूरा पुलिस बंदोबस्त है और हाल में बिल्कुल शांति है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी छात्र और मृतक दोनों अलग अलग समुदाय से आते हैं। इस वजह से भी ये मामला काफी भड़क रहा है और एक अलग दिशा भी लेता हुआ दिख रहा है। चूंकि आरोपी छात्र नाबालिग है इसलिए उसकी पहचान हम उजागर नहीं कर सकते। मामले की जांच जारी है, अपडेट्स आपसे शेयर करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अहमदाबाद और इस केस से जरा बाहर निकल करके देखते हैं, स्कूलों को देखते हैं। किसी भी शहर के स्कूल हों, क्या वो बच्चों के लिए सुरक्षित रह गए हैं? कुछ हालिया मामलों से अंदाजा आप लगाइए। 20 अगस्त 2025 उत्तराखंड के काशीपुर के एक स्कूल में 9th क्लास के एक स्टूडेंट ने अपने टीचर को पिस्टल से गोली मार दी। वो क्लास में अपनी पिटाई की वजह से गुस्से में था। 18 अगस्त 2025 उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक प्राइवेट स्कूल में कुछ छात्रों के बीच झड़प हो गई। क्लास 10 के 14 वर्षीय छात्र आदित्य वर्मा की चाकू लगने से मौत हो गई। 2 अन्य छात्र घायल हुए।
13 अगस्त 2025 कोलकाता के नगताला स्थित एक स्कूल में चौथी क्लास के छात्र का एक बाहरी व्यक्ति ने यौन शोषण किया। ये आरोपी स्कूल में किताबें बांटने आया था। पॉक्सो के तहत शिकायत दर्ज की गई। पेरेंट्स का प्रोटेस्ट, स्कूल में पुलिस तैनात। इसी तरह अगस्त 2024 की बात है, महाराष्ट्र के बदलापुर में एक प्राइवेट स्कूल में सफाई कर्मी ने 4 साल की 2 बच्चियों के साथ स्कूल के वॉशरूम में यौन शोषण किया, ऐसा आरोप लगा। FIR हुई, आरोपी को पकड़ा भी गया। लेकिन इस घटना के विरोध में बदलापुर में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। 8 सितंबर 2017 दिल्ली के रेयान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का केस भी आपको याद होगा। 7 साल का प्रद्युम्न ठाकुर 2nd क्लास में पढ़ता था। सुबह ये बच्चा स्कूल के वॉशरूम में घायल हालत में मिला। गले पर चाकू के घाव थे। बच्चे की मौत हो गई। आरोपी 11th क्लास का एक छात्र था। अब देखिए कि समस्या कितनी बड़ी और मल्टी लेयर्ड है। स्कूलों की सुरक्षा पर सवाल है कि बच्चों को स्कूल भेजकर निश्चिंत हुआ भी जा सकता है या नहीं। क्या करना चाहिए स्कूलों को ताकि बच्चे और पेरेंट्स सुरक्षित महसूस करें। बच्चों को स्कूल में किस तरह ट्रीट करना चाहिए या ग्रूम करना चाहिए, इस पर हमने एक्सपर्ट से बात की, सुनते हैं। बच्चों की परवरिश कहें या बच्चों की ग्रूमिंग की कहें, उसका सबसे मेन जो जिम्मा है वो होता है टीचर्स के पास, शिक्षकों के पास। एक बच्चा जितना अपने शिक्षक को फॉलो करता है उतना अपने पेरेंट्स या समाज को भी फॉलो नहीं करता है। हम बीच बीच में बच्चों को समझाएं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने टीचर के साथ शेयर करिए। होता क्या है कि आज की अगर हम बात करें तो बच्चे यदि अपने टीचर के पास कोई परेशानी लेकर जाते भी हैं, या तो टीचर अनसुना कर देते हैं या उन्हें डांट कर भगा देते हैं। जबकि बच्चे को कोई भी समस्या है, चाहे वो उसकी व्यक्तिगत हो, उसके क्लास के सहपाठी जो होते हैं वो बुली करते हो, उसको छेड़ते हो, कोई मारता हो, कोई अब्यूज़ करता हो या कुछ भी हो, आप उसकी बात को सुनिए। साथ ही जिस व्यक्ति के खिलाफ या जिस बच्चे के खिलाफ वो कंप्लेन कर रहा है उसको भी प्यार से बैठ के समझाइए। दूसरी तरफ महानगरों में बच्चों की बिगड़ती साइकी पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये जो घटनाएं आप देख रहे हैं वो कोई आवेश या अनजाने में उठाए गए कदम हो, ये ज़रूरी नहीं है। अहमदाबाद में जो हुआ वो जानबूझकर किया गया, तभी आरोपी को बाद में कोई पछतावा तक नहीं है, ऐसे सबूत दिखाई देते हैं। सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है, दिनों दिन बच्चे इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं, सुनते हैं एक्सपर्ट से। बच्चों में एग्रेसिव बिहेवियर इन दिनों लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है क्रिमिनल और वायलेंट कंटेंट, जैसे कि वीडियो गेम्स। बहुत सारे वीडियो गेम्स हैं जिसमें सिर्फ मारना काटना होता है, या सोशल मीडिया। हम यूँ कहें जो आजकल की मूवीज आ रही हैं, जैसे एनिमल है, पुष्पा है, KGF है, इन सब मूवी में जो विलन है, यानी जो सिर्फ मारता है काटता है अपने हक के लिए या अपने फायदे के लिए, कितने भी लोगों को मारे, उसको हम हीरो बताते हैं। जबकि पुराने टाइम में हीरो का एक कैरेक्टर होता था, अब जो विलन है वही असली हीरो है। तो बच्चों के माइंड पे क्या इम्पैक्ट आता है कि नहीं, क्राइम इज गुड। फिर इसके अलावा हम बात करें, बहुत सारी वेब सीरीज आ रही हैं, बहुत सारा जो सोसाइटी है इन दिनों, छोटी छोटी रील्स आ रही हैं, कई इस तरह के जो है सीरियल्स आते हैं, कई सीरियल किलर्स की जो मूवीज आती हैं, ये सब बच्चों में एग्रेसिवनेस बढ़ाती है। उसके अलावा उनकी मेंटल हेल्थ, जैसे कि कई डिसऑर्डर हैं, अगर हम बात करें कंडक्ट डिसऑर्डर है, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, मैनिक एपिसोड्स हैं, कैनाबिस यानी गांजा, वीड, इन दोनों एडिक्शन बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये सब एक बहुत बड़ा कारण है। ADHD भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, या एक हिडन स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। कई बार जो बुलिंग होती है या कई बार जो अब्यूज होते हैं वो एक लेवल के बाद में एग्रेसिव बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने जानकारों से पूछा कि दिक्कत तो है, इसका उपाय क्या हो सकता है। बच्चों के एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। सबसे पहला काम माता पिता का, फिर उनके टीचर्स का, उनके जो ट्यूशन टीचर्स हैं या उनके स्पोर्ट्स टीचर हैं। यदि आपको लगता है कि बच्चे में एग्रेशन बहुत ज़्यादा है या बच्चा आपका एक्सेसिवली जो है अनकंट्रोल, हम जिसे कहते हैं चंचल है, एक जगह टिक के नहीं बैठता है, छोटे छोटे जानवरों को मारना, उसको किसी को मारने में, सताने में मज़ा आता है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो एक बार आप बच्चे को साइकियाट्रिस्ट से जरूर दिखाइए, आप परामर्श लीजिए। साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना कोई अभिशाप नहीं है, उसके ऊपर हम स्टैंप नहीं लगा रहे हैं, आपका एक सही कदम बच्चे के भविष्य को बचा सकता है। फिर हम स्कूल्स में बार बार कहते हैं कि मोरल पढ़ाइए, इथिक्स पढ़ाइए, कल्चर पढ़ाइए, बाल सभाएं करिए। जो बच्चे को आप सिखाएंगे, आप बच्चों को पुरानी अच्छी स्टोरी सुनाइए, आप अच्छे अच्छे भक्तों की कहानियाँ सुनाइए, आप उन्हें हमारा जो बेसिक रिलीजियस का रूट है उससे जोड़िए। बच्चे को जैसा आप संस्कार देंगे, बच्चा उसी डायरेक्शन में मूव होता चला जाएगा।
मार्च 2025 में नेटफ्लिक्स पर आई एडोलेसेंस नाम की एक वेब सीरीज। इसमें कहानी घटती है इंग्लैंड के एक नगर में, जहां 13 साल के एक लड़के जेमी मिलर को अरेस्ट किया जाता है। उस पर अपने क्लासमेट के मर्डर का आरोप है। सीरीज में एक सीन है जहां केस के इन्वेस्टिगेटर ल्यूक बॉस्कॉम इन्वेस्टिगेशन के लिए आरोपी जेमी के स्कूल पहुंचते हैं। जेमी मिलर के स्कूल में ही ल्यूक का बेटा भी पढ़ता है। ल्यूक इस मामले की जांच एक अलग एंगल से कर रहा है। स्कूल जाकर के उसे पता चलता है कि उसे अपने बेटे के बारे में और उसकी पीढ़ी के बारे में बहुत कम जानकारी है। किरदार को यह भी एहसास होता है कि उसने लंबे अरसे से अपने बेटे से ठीक से बात भी नहीं की है। ल्यूक का बेटा बताता है कि हर रंग के स्माइली के अलग अलग रंग मतलब होते हैं। उस जनरेशन के लिए ये बहुत ही आम बात है, लेकिन ल्यूक को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है। इस एक बात से ल्यूक का पूरा नज़रिया बदल जाता है। इस सीरीज़ की सिनेमाई खूबियों से इतर इसमें पेरेंटिंग और टीनेज माइंड को लेकर के बहुत बारीक सीखे हैं। देखनी चाहिए। यहाँ इसकी बात क्यों की, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए, समझिए। फिलहाल अन्य खबरों की ओर बढ़ते हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आज यानी 21 अगस्त को आखिरी दिन रहा। ये दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से रखी गई टीम मीटिंग का भी बहिष्कार कर दिया। राज्यसभा में कुछ काम हुआ। एक बिल भी पास हुआ, ऑनलाइन गेमिंग बिल। जाहिर है कि ये बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है। मॉनसून सत्र 21 जुलाई को शुरू हुआ था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को छोड़कर एक महीने में किसी अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा नहीं हो सकी। लोकसभा ने 12 और राज्यसभा ने 14 बिल ही पास किए, लेकिन ये बिल भी बिना वृहद चर्चा के ही पास हुए। सदन में 120 घंटे चर्चा के लिए निर्धारित किए गए थे, लेकिन केवल 37 घंटे ही चर्चा हो सकी, यानी सदन का 70% समय जाया गया। आखिरी दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान आया। वो बोले कि सदन में संसदीय मर्यादा और परंपरा के अनुसार चर्चा नहीं हुई। हम सभी ने सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर सहमति बनी थी, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। माननीय सदस्यगण, हम सब जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे आचरण, हमारी कार्यप्रणाली को पूरा देश देखता है। जनता हमें बहुत उम्मीदों के साथ सुनकर यहाँ पर भेजती है, ताकि हम उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक चर्चा कर सकें, मर्यादित चर्चा कर सकें। संसद का अगला सत्र अब संभवतः नवंबर में शुरू होगा। जनता ने जिन्हें चुन करके भेजा है, उम्मीद है कि वे जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करेंगे। अगली खबर, देश के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होना है। आज यानी 21 अगस्त को पर्चा भरने की आखिरी तारीख थी। इस दिन इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया, राहुल, प्रियंका के अलावा एनसीपी के शरद पवार, सपा के रामगोपाल यादव, डीएमके के तिरुचि सिवा और शिवसेना यूबीटी के संजय राउत मौजूद रहे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेड्डी ने 4 सेट में नामांकन दाखिल किया। प्रत्येक सेट में 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक थे, यानी कुल 80 प्रस्तावक और 80 समर्थक। नामांकन के बाद बी सुदर्शन रेड्डी बोले, ये किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं, बल्कि भारत के उस विचार के बारे में है जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। इसके पहले 20 अगस्त को एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसको अब 23 जुलाई के ललन टॉप शो में विस्तार से देख सकते हैं। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। अगली सुर्खी की ओर बढ़ते हैं। रिसर्च सेंटर सीएसडीएस में लोकनीति प्रोग्राम के को डायरेक्टर संजय कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ महाराष्ट्र के नागपुर और नासिक में एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों जगह तहसीलदारों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। संजय के खिलाफ झूठे और भ्रामक वोटर डेटा प्रसारित करने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च यानी ICSSR ने भी CSDS को नोटिस भेजा है। नोटिस में उन मीडिया रिपोर्ट्स को हाईलाइट किया गया है जिसमें CSDS ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक CSDS से इन रिसर्च की फंडिंग के सोर्स का खुलासा करने को कहा गया है। इस पूरे कवायद की शुरुआत हुई थी
17 अगस्त को। इस दिन संजय कुमार ने महाराष्ट्र चुनावों को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया। दावा किया कि महाराष्ट्र के रामटेक और देवलाली में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच मतदाताओं की संख्या 36 से 38% तक कम हो गई। उनके इस पोस्ट ने विपक्ष के वोट चोरी के दावों को भी हवा दी, लेकिन 2 दिन बाद यानी 19 अगस्त को संजय कुमार ने ये पोस्ट डिलीट कर लिया और एक माफीनामा पोस्ट किया। लिखा कि मेरी पोस्ट में गलती हो गई थी, हमारी डेटा टीम ने गलत नंबर पढ़ लिए, मैंने वो पोस्ट हटा दी है और मेरा इरादा गलत जानकारी फैलाने का नहीं था। लेकिन सार्वजनिक रूप से माफीनामे के बाद भी संजय कुमार को राहत नहीं मिली है। अगली खबर, केरल यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पलक्कड़ से विधायक राहुल ममकुटाथिल ने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा मलयालम एक्ट्रेस और पूर्व पत्रकार रिनी एन जॉर्ज के आरोपों के बाद हुआ है। उन्होंने 20 अगस्त को बिना नाम लिए आरोप लगाए थे कि एक प्रमुख पार्टी के एक युवा नेता ने उन्हें बार बार आपत्तिजनक मैसेज भेजे और होटल में बुलाया। रिनी का दावा है कि पार्टी नेताओं को इस वाकये की जानकारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस नेता का समर्थन किया। हालांकि रिनी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आरोप सामने आने के बाद बीजेपी ने राहुल ममकुटाथिल के कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। रिनी जॉर्ज के अलावा लेखिका हनी भास्करन ने भी राहुल के खिलाफ आरोप लगाए। उन्होंने एक पोस्ट में दावा किया कि राहुल ने उन्हें भी आपत्तिजनक मैसेज किए और उनकी बातचीत को दूसरों के सामने गलत तरीके से पेश किया। हनी ने कहा कि यूथ कांग्रेस के भीतर राहुल के खिलाफ कई शिकायतें थीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। चौतरफा आरोपों से घिरे राहुल ने कहा कि यूथ कांग्रेस और पार्टी कार्यकर्ताओं को अगले विधानसभा और पंचायत चुनावों से पहले बहुत काम करना है। वे मेरा बचाव करने में समय बर्बाद नहीं कर सकते, मैं उनके समय का सम्मान करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी पार्टी नेता ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा और ये उनका निजी फैसला है। उधर केरल में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने कहा कि कांग्रेस को अभी केवल एक शिकायत मिली है और चाहे वो कोई भी हो, कार्रवाई की जाएगी। सतीशन ने शिकायतकर्ता को अपनी बेटी जैसी बताया है। अगली खबर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को हमला हुआ था। अब इस मामले से जुड़े 2 अपडेट सामने आए हैं। पहली अपडेट, केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा की सुरक्षा और कड़ी कर दी है। अब उनकी सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ के विशेष वीआईपी सुरक्षा ग्रुप के पास होगा। सुरक्षा के लिए 22 से 25 सशस्त्र कमांडो की टीम 24 घंटे तैनात रहेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यही ग्रुप अब गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के गांधी परिवार को भी सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरी अपडेट उनके स्वास्थ्य से जुड़ी है। हमले के बाद मुख्यमंत्री की पहली तस्वीर सामने आई। दिल्ली के सभी 7 सांसदों ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की। सांसद प्रवीण खंडेवाल ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी तस्दीक की। मुलाकात के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान आया। वो बोले कि मुख्यमंत्री का मनोबल बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ है। जन सुनवाई तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी। देखो, स्वस्थ हैं, चोट भी लगी है उनको और 1 मिनट तक काफी उनको परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी वो स्वस्थ हैं। जन सुनवाई जारी रहेगी, उनके मनोबल पे कोई असर नहीं है और वो अब काम पे भी निकल रही हैं। बात दिल्ली की हो रही है तो एक अपडेट और दे देते हैं। 1992 बैच के आईपीएस सतीश गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अब तक ये जिम्मेदारी एसपीके सिंह संभाल रहे थे। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।